हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए थर्ड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है विस्थापन या पुनर्स्थापन। स्टूडेंट्स, विस्थापन या पुनर्स्थापन का यदि हम सामान्य अर्थ देखें तो अपने मूल निवास स्थान से हटना या फिर जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो है अथवा मानव समाज जो है वो अपने मूल स्थान से हट जाता है या फिर उसे हटने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह विस्थापन या पुनर्स्थापन के अंतर्गत आता है। समाजशास्त्र में यदि हम स्टूडेंट्स विस्थापन का अर्थ देखें तो उस प्रक्रिया से लिया जाता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, परिवार, समूह अथवा समुदाय को किसी कारणों के वशीभूत होकर अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए कहा जाता है या फिर उसे अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कभी कभी ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है ये स्वैच्छिक भी होती है, लेकिन अधिकतर बार ये विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो अस्वैच्छिक होती है, यानी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को या व्यक्तियों के परिवार को या मानव समाज को किसी वजह से बाध्य होकर विस्थापित होना पड़ता है। तो समाजशास्त्र में मुख्य रूप से विस्थापन या पुनर्स्थापन का यही अर्थ माना जाता है कि किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा बाध्य होकर अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? विस्थापन या पुनर्स्थापन कहलाता है। यदि हम पुनर्स्थापन या विस्थापन की विशेषताओं के कुछ बिंदुओं को ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला बिंदु जो आता है इसकी विशेषता का कि विस्थापन या पुनर्स्थापन जो है कैसा होता है? सामाजिक होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? पुनर्स्थापन या विस्थापन जो है वो सामाजिक होता है, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है? सामाजिक होती है, क्योंकि यह समाज की किसी विशेष इकाई से संबंधित होता है, यानी किसी विशेष इकाई को विस्थापन या पुनर्स्थापन के लिए बाध्य किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दूसरे इसकी प्रमुख विशेषता जो है स्टूडेंट्स ये है कि ये सार्वभौमिक है या फिर सार्वकालिक है। विस्थापन जो है सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक होता है, यानी कभी भी कोई भी ऐसा समय नहीं रहा है जबकि विस्थापन या पुनर्स्थापन हमारे देश में नहीं हुआ हो। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है? सार्वभौमिक या सार्वकालिक कहा गया है, क्योंकि विश्व में कभी भी ऐसा समाज नहीं हुआ है जिसके अंतर्गत विस्थापन या पुनर्स्थापन नहीं किया जाता रहा हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि अपने मूल निवास स्थान को छोड़ना। जब कोई व्यक्ति या मानव समाज या कोई व्यक्तियों का समूह जो है अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाता है, चाहे वो अपनी स्वैच्छिक आधार पर हो या फिर किसी तरीके से बाध्य होकर या विवश होकर जाता है, तो उसे भी किसके अंतर्गत रखा जाता है? विस्थापन के अंतर्गत ही रखा जाता है। विस्थापन के अंतर्गत लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? अधिकतर बाध्य होकर किसी न किसी कारणवश बाध्य होकर अस्वैच्छिक प्रकृति के रूप में, यानी बिना इच्छा के अपने मूल निवास स्थान को वो छोड़ देते हैं और अन्य स्थान पर बिना किसी इच्छा के जाने को राजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर किसी न किसी तरह से दबाव बनाया जाता है ताकि वो अपना निवास स्थान खाली करने को बाध्य हो जाए। हम यदि भारत के कुछ उदाहरणों को देखें तो नर्मदा नदी पर बनाया गया जो
सरदार सरोवर बांध है या फिर जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध परियोजना और सरदार सरोवर बांध परियोजना के अंतर्गत विभिन्न जो व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह थे, विभिन्न जो परिवार थे, उन्हें अपने स्थान से विस्थापन या पुनर्स्थापन करना पड़ा था। वो क्या, बाध्य होकर ही, यानी बिना इच्छा के, अस्वैच्छिक रूप से उन्हें बाध्य होकर या दबाव में आकर विस्थापन करना पड़ा था। कभी कभी विस्थापन की जो प्रवृत्ति होती है वो विघटनकारी होती है। विस्थापन हमेशा ये नहीं है कि अच्छा ही होता है, विस्थापन क्या होता है, विघटनकारी भी होता है। विघटनकारी का मतलब है समाप्ति की ओर ले जाना। कभी कभी जो विस्थापन किया जाता है या फिर पुनर्स्थापन किया जाता है तो वह विघटनकारी होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्तियों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है या फिर उनको जबरदस्ती अपने मूल निवास स्थान को खाली करवाया जाता है। इससे जो विस्थापित लोग होते हैं, जो उस स्थान को छोड़कर, अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाते हैं, वहां उन्हें सबसे प्रमुख रूप से क्या होता है, अपनी जीविका की चिंता रहती है। क्योंकि विस्थापित होने से उनकी जो जीविका है वो बिल्कुल छिन जाती है। कितने ही विस्थापित परिवार तो ऐसे होते हैं जिनके परिवार भी छूट जाते हैं और लोगों का सब कुछ जो है वो लुट जाता है। तो इस तरह से विस्थापन की प्रक्रिया कभी कभी कैसी होती है, विघटनकारी भी होती है। विघटनकारी होने के साथ साथ स्टूडेंट, विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, प्रकारात्मक होती है। कैसी होती है, प्रकारात्मक भी होती है। यानी इसकी प्रकृति जो है वो प्रकारात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ लोगों द्वारा विस्थापन का कार्य किया जाता है। यानी जो लोग बस्तियों को खाली करवाते हैं उसमें उनका तो स्वार्थ और लाभ होता है। तो इस लाभ की वजह से ही वो क्या करते हैं, कितनी बार बस्तियों को खाली करवा देते हैं और उनकी विस्थापन की जो प्रक्रिया है, इसकी प्रकृति जो है संगठनात्मक और सकारात्मक होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से भूमाफियाओं के द्वारा या बहुत से ऐसे मवाली इत्यादि के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापन का कार्य करवाया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। तो वह उनके लिए प्रकारात्मक होता है, वो उनके लाभदायक होता है। हमने बताया कि विघटनकारी के साथ साथ प्रकारात्मक। क्यों? क्योंकि वो जो बस्तियां हैं जिन्हें उनकी जरूरत होती है वो कुछ लोगों से खाली करवा ली जाती है। इसीलिए कुछ लोगों के लिए जो है विस्थापन कैसा होता है, प्रकारात्मक होता है। तो इस तरह से विस्थापन की प्रक्रिया जो है सामाजिक होने के साथ साथ सार्वभौमिक और सार्वकालिक है और साथ ही साथ ये कभी कभी विघटनकारी और प्रकारात्मक रूप में भी मानी जाती है। स्टूडेंट्स, यदि हम देखें तो विस्थापन के कुछ कारण भी हैं जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, विस्थापन किया जाता है या व्यक्तियों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके लिए सबसे प्रमुख कारण जो है स्टूडेंट्स हम देखें तो वो प्राकृतिक कारण आते हैं। कौन से कारण आते हैं? प्राकृतिक कारण आते हैं। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत आप देख लीजिए, विस्फोट, अकाल, महामारी, बाढ़ इत्यादि आपदाओं के कारण भी लोगों को गांव से विस्थापित होना पड़ता है और गांव से अन्य जगह पर विस्थापित हो जाते हैं। हम यदि देखें तो आपको याद हो तो गुजरात में जब बहुत ही भयंकर भूकंप आया था तो उस भूकंप के समय अत्यंत तबाही हो गई थी। तो वहां के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ा था। तो इस प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उन प्राकृतिक प्रकोपों के कारण, इन प्राकृतिक कारणों की वजह से भी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। कभी कभी जो राजनीतिक कारण है वो राजनीतिक कारण भी व्यक्ति को विस्थापित होने के लिए बाध्य करते हैं। यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय को देखें स्टूडेंट्स, तो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो समय था
उस समय अनेक सांप्रदायिक दंगों की वजह से हिंदुओं और मुसलमानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था। या कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक क्रांति, विद्रोह, सांप्रदायिक दंगे, साथ ही साथ कभी कभी जब राजनीतिक उथल पुथल होती है तो उस राजनीतिक उथल पुथल के समय में भी व्यक्ति को विस्थापित होना पड़ता है। इसके अलावा हमारे देश में अनेक ऐसे विकास संबंधी मुद्दे हैं जिन विकास संबंधी मुद्दों की वजह से व्यक्ति को या व्यक्तियों की समूह को या फिर विभिन्न परिवारों को जो है अनेक बार क्या करना पड़ा है, विस्थापित होना पड़ा है। तो सर्व प्रमुख मुद्दा तो स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था, कौन सा मुद्दा था, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध परियोजना जब हमारे देश में लागू की गई उस समय वहां जो लोग बसे हुए थे उन लोगों को उन बांध परियोजनाओं की वजह से क्या करना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था। कभी कभी ऐसा होता है किसी उद्योग धंधे की स्थापना की जाती है या फिर और कोई कारण होता है तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को विस्थापित होना पड़ता है। एक यदि हम देखें भारत सरकार के द्वारा विकास संबंधी मुद्दों के अंतर्गत ये स्टूडेंट्स, भारत सरकार के द्वारा जब कोयला कानून का निर्माण किया गया या फिर कोयला कानून जो है पारित किया गया, कोयला कानून कब पारित किया गया, 1957 के अंतर्गत जब कोयला कानून पारित किया गया, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा क्या किया गया, उन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया गया जहां से कोयला निकाला जाता था। किन क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों को अधिग्रहित कर लिया गया जहां से कोयला निकाला जाता था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उस स्थानों पर रहने वाले जो लोग थे उन लोगों को क्या करना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था। इसी तरीके से यदि हम 1996 की, कब की, 1996 की भारत सरकार के विकास मंत्रालय की रिपोर्ट देखें स्टूडेंट्स, कौन से मंत्रालय की, विकास मंत्रालय, उन्नीस की भारत सरकार की विकास मंत्रालय की रिपोर्ट देखें हम तो अनेक बार बांधों, नहरों, खनन उद्योगों, राष्ट्रीय उद्योगों और साथ ही साथ विभिन्न जो अभ्यारण्य हैं उन अभ्यारण्यों के निर्माण के लिए व्यक्तियों को क्या करना पड़ा है, विस्थापित होना पड़ा है। कितनी बार हम देखते हैं मेट्रो रेल परियोजना या फिर सड़क निर्माण, हवाई एयरपोर्ट निर्माण हेतु जब वहां के लोगों को विस्थापित किया जाता है तो ये भी हमारे भारत देश के जो विकास संबंधी कारण है विस्थापन या पुनर्स्थापन, उसके अंतर्गत ही आता है। नगर नियोजन के समय, नगर नियोजन का निर्माण कार्य चल रहा है, उसके अंतर्गत यदि भवन निर्माण किया जा रहा है, सड़क निर्माण किया जा रहा है या फिर हम देखते हैं विभिन्न हाउसिंग बोर्ड या आवास योजनाएं जो चलाई जाती है, उन आवास योजनाओं की वजह से भी सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अनेकों बार भूमि जो है अधिग्रहित की जाती है और इस भूमि अधिग्रहण की वजह से ही अनेक लोगों को क्या करना पड़ता है, विस्थापन करना पड़ता है। तो ये विस्थापन के जो विभिन्न कारण हैं उनकी वजह से व्यक्ति क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस विस्थापन के अनेक ऐसे परिणाम निकलते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति जो है अनेकों बार बहुत ही ज्यादा दुखी होता है या दबाव में आकर जब विस्थापन किया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या होता है, जितना मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। स्टूडेंट्स, यदि हम विस्थापन के प्रमुख परिणामों को देखें तो वो भी कम आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब कारण इतने महत्वपूर्ण हैं तो परिणाम भी महत्वपूर्ण ही होंगे। विस्थापन का सर्वप्रथम परिणाम जो होता है स्टूडेंट्स, वो भूमि अधिग्रहण की वजह से होता है।
कि जब भूमि अधिग्रहण किया जाता है, किसके द्वारा, मैंने आपको बताया था कारणों के अंतर्गत कि सरकार के द्वारा अनेक मेट्रो परियोजनाओं, सड़क निर्माण परियोजना या विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जिनकी वजह से भूमि अधिग्रहण किया जाता है। तो भूमि अधिग्रहण का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कमजोर वर्ग के लोगों पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके जो संयुक्त परिवार होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं तथा इनकी जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाती है या फिर टूट जाती है। विस्थापन की वजह से इनके परिवार, नातेदारी व्यवस्था और उत्पादन प्रणाली, साथ ही साथ इनकी जो आय व्यय का जो ढांचा होता है वो ढांचा, और मुख्य रूप से जब ये सालों से एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इन लोगों के मन में जो सामुदायिकता की भावना उत्पन्न होती है, उन सामुदायिकता की भावना का टूट जाना विस्थापन का मुख्य परिणाम होता है। दूसरा जो आता है परिणाम, वो आता है जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है विस्थापन का उन्हीं लोगों पर पड़ता है। स्पेशली यदि हम आर्थिक स्थिति खराब है तो महिलाओं को देखें, तो यदि महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होना पड़ता है तो कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि उन लोगों को कुछ अपने जीवन निर्वहन के साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें वैश्यावृत्ति का रास्ता तक अपनाना पड़ता है। क्योंकि यदि पुरुष वर्ग या मेल यदि नहीं है परिवार में तो महिलाओं को ही अपने बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, तो कभी कभी उन्हें वैश्यावृत्ति का रास्ता भी अपनाना पड़ता है। साथ ही साथ पुरुषों को भी जीविकोपार्जन की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जीविकोपार्जन, कि वो जिस स्थान पर रहते हुए अपना जीवन यापन आसानी से और सही तरीके से कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें विस्थापित होकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है तो उन्हें क्या होता है, जीविकोपार्जन की सबसे प्रमुख समस्या जो है उनके सामने आती है, जिससे कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी संभव नहीं हो पाती है। विस्थापन के कारण जो तीसरा प्रमुख परिणाम आता है स्टूडेंट्स, वो आता है ग्रामीण तथा आदिवासी जो लोग हैं उन पर ज्यादा पड़ता है। यानी आदिवासी जनजातियां या फिर जो ग्रामीण लोग हैं उन पर विस्थापित होने का जो परिणाम है वो ज्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके सामुदायिक स्रोत जो हैं जैसे चारागाह, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि, जो वो जहाँ रह रहे होते हैं उन्हें वो चीज उपलब्ध होती है। अब कोई कहीं ऐसी जगह रह रहा हो जहां पर काफी भूमि है चारागाह, तो वह उस स्थान से यदि विस्थापित किया जाएगा तो वह चारागाह भूमि जो है उससे छिन जाती है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उनसे भी उसको क्या होना पड़ता है, वंचित होना पड़ता है, और जिसकी वजह से उनके सामने जो महत्वपूर्ण समस्या आती है वो स्टूडेंट्स जीविकोपार्जन की, या फिर आप यूं कह लीजिए उसे भरण पोषण की जो महत्वपूर्ण समस्या है उनका सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ विस्थापन का कार्य जो है, जब किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सरकारी, अर्ध सरकारी या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा जब किसी को विस्थापित करवाया जाता है या विस्थापन करवाया जाता है तो केवल उसका लाभ जो है स्टूडेंट्स वो कुछ ही व्यक्तियों को मिल पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? उसका जो मुआवजा दिया जाता है, उस जमीन का मुआवजा केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास उस जमीन के कागजात हो। यदि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि विस्थापित किए जा रहे हैं किंतु उनके पास यदि जमीन के
किसी वजह से कागजात नहीं है, रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, तो ऐसे लोगों को मुआवजे की राशि सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, क्योंकि जो जरूरी कागजात मुआवजे के लिए जरूरी होते हैं वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। या फिर दूसरी जो समस्या आती है कि उन्हें जो भी मुआवजा दिया जाता है स्टूडेंट्स, वो केवल बाजार भाव से ही दिया जाता है। जितना भी बाजार में भाव उपलब्ध है उस भूमि का, उतना ही मुआवजा उनको दिया जाता है, किंतु वहां पर जो जमीन के भाव होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए विस्थापित होने वाले लोगों को इस समस्या का सामना जो है या ये परिणाम जो है मुख्य रूप से भुगतना पड़ता है। हमारे देश में हम देखें तो वक्त वक्त पर अनेकों विस्थापन के ऐसे मुद्दे जो हैं या पुनर्स्थापन के ऐसे मुद्दे जो हैं चलते रहे हैं, जिसकी वजह से व्यक्तियों को बाध्य होकर विस्थापित करना पड़ा है। और इन मुद्दों को हम स्टूडेंट्स कुछ बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। क्या है ये? विस्थापन के मुद्दे, यानी व्यक्तियों को जो विस्थापित होना पड़ा है। इस विस्थापन या पुनर्स्थापन के लिए कौन से ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से उनको विस्थापित होना पड़ा या फिर पुनर्स्थापन होना पड़ा? विस्थापन और पुनर्स्थापन से प्रभावित जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत यदि हम देखें स्टूडेंट्स, तो मुख्य रूप से ऐसे लोग आते हैं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, कृषक वर्ग, निर्धन वर्ग, अशिक्षित वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग जो होते हैं वो विस्थापित होने वाले लोगों के अंतर्गत अधिकतर आते हैं। चाहे विस्थापन बड़ा बांध बनाने के लिए किया जा रहा हो या फिर किसी बहुत बड़े उद्योग धंधे की स्थापना के लिए किया जा रहा हो या फिर किसी और कारण से विस्थापन किया जा रहा हो, हमेशा इसका जो परिणाम भुगतना पड़ता है वो हमेशा किसी गरीब व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जो कि निम्न जीवन स्तर यापन कर रहा होता है, और सरकार क्या करती है, उसे उस विस्थापन का पूरा मुआवजा नहीं देती है या फिर मुआवजा देती है या फिर उनका उचित प्रवासन नहीं करती है। तो पहला मुद्दा जो आता है वो उचित प्रवासन का ही आता है कि जिन व्यक्तियों को प्रवासित किया जा रहा है या फिर जिनका विस्थापन किया जा रहा है उनकी केवल पैसा देना या संपत्ति देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं करना भी सरकार का महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए, जिसकी वजह से कि ये ताकि ये इन लोगों को जो भी विस्थापित हुए हैं उन लोगों को अपने जीविकोपार्जन की समस्या का सामना ना करना पड़े। दूसरा जो आता है भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दा आता है। कौन सा मुद्दा आता है? भूमि अधिग्रहण वाला मुद्दा आता है। ये भी प्रवासन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती है, कभी कभी ऐसी भूमि पर अधिग्रहण कर लेती है जो कि कृषि के लिए कैसी होती है, उपजाऊ होती है, और उस भूमि पर अधिग्रहण करके वे उन लोगों को या कृषकों को ऐसी भूमि देती है जो कि अनुपजाऊ होती है, जिस पर किसी तरह की कोई भी कृषि नहीं की जा सकती है। तो ऐसे लोगों को अनुपजाऊ भूमि पर न तो कृषि हो सकती है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, उस भूमि के सहारे विस्थापित होने के पश्चात भी अपना जीवन यापन करना मुश्किल होता है। या फिर जो धनराशि दी जाएगी उनको वो बाजार भाव के आधार पर दी जाएगी, जबकि उनकी जमीन का जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा होता है और उनके जो भाव हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रकार की रोजी रोटी का ध्यान न रखकर लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है।
तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आता है स्टूडेंट्स, भू माफियाओं का मुद्दा आता है। कौन सा मुद्दा आता है? भू माफियाओं का मुद्दा। जब सरकार क्या करती है, किसी भूमि पर अधिग्रहण करती है, तो अधिग्रहण की सूचना जो है वो कुछ दिन पहले ही निकाल देती है। तो भू माफिया क्या करते हैं, उनकी जो भूमि होती है, गैर आवासीय भूमि जो होती है या फिर कृषि भूमि जो होती है, उस भूमि पर वो लोग जबरदस्ती कुछ लोगों को बसा देते हैं या कुछ लोगों की झुग्गी झोपड़ियां बनाकर उन्हें वहां रहने देते हैं। ताकि क्या होता है, जब सरकार उस भूमि पर अधिग्रहण करती है तो अधिग्रहण के बाद क्या होता है, वहां के लोगों को जब विस्थापित किया जाता है तो वो भू माफिया उस भूमि को आवासीय भूमि के रूप में रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ताकि उनकी कृषि भूमि जो है या फिर गैर आवासीय भूमि जो है वो आसानी से भूमि सरकार के द्वारा अधिग्रहित की जा सके और आवासीय भूमि के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो उन्हें जो सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण का जो पैसा मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार से विभिन्न मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण है विस्थापन के। इसके साथ साथ यदि विस्थापन होता है तो विस्थापन के लिए स्टूडेंट्स सरकार को अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे व्यक्ति जो विस्थापित हो रहा है, परिवार या व्यक्तियों का समूह या मानव समाज का यदि कोई भी हिस्सा जो है वो यदि विस्थापित हो रहा है तो उसे सरकार को इन सुझावों को ध्यान में रखकर उसे विस्थापित किया जाना चाहिए। सबसे पहला सुझाव जो है वो ये दिया जाता है, जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब ये नहीं कि जिसे विस्थापित किया जा रहा है उसे मार दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत या जीवन के अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, व्यक्ति का एक मौलिक, व्यक्ति को जीने का अधिकार एक मौलिक रूप में माना जाता है। जीवन का अधिकार मान लीजिए, तो जीने का अधिकार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को, हमारे संविधान में भी आप देख लीजिए, जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। तो विस्थापित होने से पूर्व वह व्यक्ति जैसा सम्मानजनक जीवन निर्वहन करता था वैसा का वैसा सम्मानजनक जीवन जो है उसे विस्थापन के बाद भी प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहला विस्थापन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो सुझाव दिया जाता है वो यही दिया जाता है। दूसरा है उचित पुनर्वास की व्यवस्था। सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था के साथ साथ या उन्हें भूमि प्रदान कर दी जाती है, लेकिन उन्हें जीविका के जो साधन की उन्हें जरूरत होती है, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी सरकार के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है। तो सबसे पहला दूसरा जो सुझाव दिया जाता है कि जब व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाता है तो उसके लिए आवास के साथ साथ रोजगार की व्यवस्था या फिर जीविकोपार्जन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, तभी वह व्यक्ति आसानी से अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाता है स्टूडेंट्स वो ये दिया जाता है, मुआवजे का आधार जीविका, यानी जिस भूमि को अधिग्रहित करके सरकार के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, संपत्ति दी जा रही है, उस संपत्ति से ही केवल काम नहीं चलने वाला है, उस संपत्ति के साथ साथ उसे जीविका उपार्जन के रूप में भी आवास और रोजगार की जो व्यवस्थाएं हैं वो करवाई जानी चाहिए। अंतिम और महत्वपूर्ण सुझाव जो आता है स्टूडेंट वो विस्थापन के जो
कानून और नीतियां हैं हमारे भारत में जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, उन कानून एवं नीतियों में क्या किया जाना चाहिए? परिवर्तन किया जाना चाहिए। जो भी कानून है, नीतियां हैं, उनमें परिवर्तन करके ही हमारे भारत देश में जो विस्थापन की जो समस्या है उसको मुख्य रूप से हल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनर्स्थापन करता है, बाध्य होकर या किसी भी तरीके से यदि उससे पुनर्स्थापित के लिए बाध्य किया जाता है, तो सरकार के द्वारा इस प्रकार के सुझाव, सरकार को जो इस प्रकार के सुझाव दिए जाए हैं, उन पर विचार करके ही व्यक्तियों का पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए।